Hello, my dear students. Today we are going to solve question number 4th onward of the brain teasers of chapter number 11 of class 7th. So, today I am going to solve question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ डिज़ाइन ऑन द वॉल ऑफ रूम. एक डिज़ाइन बनाया गया है कहाँ पर? वॉल ऑफ द रूम की वॉल पर. कंसिस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, जिसके अंदर दे आर 1000 टाइल्स ऑफ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम. तो जो मेरे पास टाइल्स हैं उन These are in the shape of a parallelogram, और उस parallelogram के बारे में what information is given if altitude and the base of the tile is. Firstly altitude given है, so first जो हमारे पास length है that is the length of altitude. So हमारा altitude है 10 सेंटीमीटर and the base हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर. मैंने लिख दिया it is 4 centimeter and it is 10 centimeter respectively. Find the cost of polishing the design at the rate of ₹9.50 per DM square, मतलब डेसीमीटर स्क्वायर. मेरे पास जो ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेंटीमीटर में है, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो डेसीमीटर में है. तो या तो मैं पहले एरिया फाइंड आउट कर लूँ एंड देन आई विल चेंज द सेंटीमीटर इनटू डेसीमीटर, या फिर मैं यहीं पर डेसीमीटर में चेंज कर लूँ. तो एक बार मैं इसे सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लेती हूँ. देन आई विल फाइंड द एरिया. आफ्टर दैट आई विल चेंज the unit of measurement of centimeter into decimeter. Okay, तो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास एक पैरेललोग्राम है. मुझे उस एक वॉल है, उसके ऊपर 1000 टाइल्स को प्लेस करना है. तो पहले मुझे एक टाइल का एरिया पता होना चाहिए. फर्स्टली आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल. देन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 मुझे पूरी की पूरी वॉल का एरिया पता चल जाएगा. व्हेन आई फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल देन आई कैन फाइंड द रेट ऑफ पॉलिशिंग दैट डिज़ाइन. मुझे पता है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ ₹9.50. तो मैं जब ऊपर एरिया फाइंड आउट करूँगी पूरी की पूरी वॉल का, तो फिर आई विल मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय ₹9.50. देन आई गॉट द रिजल्ट कि पूरी की पूरी वॉल को पॉलिश करने का कितना खर्चा हमारा आने वाला है. ओके, सो फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट. फर्स्टली आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल. उसके बाद आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट वॉल, क्योंकि कंप्लीट वॉल पर मुझे पता है कि 1000 टाइल्स में लगा सकती हूँ. ठीक है, व्हेन आई फाइंड द एरिया देन आई विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिज़ाइन. ओके, सो फर्स्टली मेरे पास क्या गिवन है? बेस ऑफ द टाइल कितना है? 4 सेंटीमीटर. और मेरे पास क्या गिवन है? एल्टीट्यूड, और आई कैन से हाइट. मेरे पास क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड एल्टीट्यूड. दैट इज 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ टाइल विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, which is in the form of पैरेललोग्राम. ओके, तो वो क्या होगा? बेस प्रोडक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? दैट इज 4. द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड इज 10. सो आई गॉट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर? बिकॉज ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी एंड व्हेन एवर फाइंड द एरिया तो वो स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है. ठीक है, बट आई हैव द नॉलेज अबाउट द डेसीमीटर्स. ठीक है, तो फिर मैं इसे डेसीमीटर में चेंज कर लूँ. वही जो हम बार बार करते हैं, हमें क्राम नहीं करना है. 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं एंड 100 सेंटीमीटर होते हैं. बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन. अब तो हमें लर्न भी हो गया वैसे. आई हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे सेंटीमीटर निकालना है तो 1 सेंटीमीटर दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दिया. इधर भी 10 से डिवाइड किया, इधर 10 से डिवाइड किया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया. तो अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है, so what I have to do? I have to multiply it by 1/10 because ये तो डेसीमीटर है, मुझे डेसीमीटर स्क्वायर से करना है तो 2 बार. तो अब ये क्या हो गया? डेसीमीटर स्क्वायर. ठीक है,
सो आई गॉट, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी 0 से 0 कैंसिल हो गई, देन आई गॉट 4/10 डेसीमीटर स्क्वायर. सो ये है क्या, ये हमने निकाला है एरिया ऑफ वन टाइल. सो आई हैव टू राइट एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 4/10 डेसीमीटर स्क्वायर, या मैं इसे 0.4 भी लिख सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी, बट ये 10 कैंसिल होने वाला है, सो देयर इज नो नीड टू वरी. तो एरिया ऑफ, क्यों कैंसिल होने वाला है, बिकॉज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 1000 टाइल्स. सो एरिया ऑफ 1000 टाइल्स क्या होगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1000, so that is 400 डेसीमीटर स्क्वायर. तो 400 डेसीमीटर स्क्वायर क्या है, 1000 टाइल्स का एरिया. ये 1000 टाइल्स कहाँ पर लगी हैं, एक वॉल के ऊपर. सो दिस इज द एरिया ऑफ अ वॉल. ठीक है, तो वॉल का मेरे पास एरिया आ गया. सो आई कैन ऑल्सो राइट, क्या लिख सकती हूँ मैं, एरिया ऑफ वॉल दैट इज 400 डेसीमीटर स्क्वायर. ठीक है, वॉल का एरिया आ गया 400 डेसीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट हैव टू फाइंड, मेरे पास गिवन है कोस्ट 1 डेसीमीटर स्क्वायर की, दैट इज 9.50 एंड आई हैव टू फाइंड द कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कंप्लीट डिज़ाइन. और वो डिज़ाइन कहाँ पर है, पूरी की पूरी वॉल पे. सो आई हैव टू फाइंड, पहले या तो आप लिख लीजिए कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया. इतने एरिया को पॉलिश करने का कॉस्ट कितना है, 9.50 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 400 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 9.50 वेन एवर आई सॉल्व इट, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मैं इसे कैंसिल भी कर सकती हूँ. कैसे, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस लिखकर, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में 2 जीरोस आई, तो ये कैंसिल हो गया. देन आई गॉट 0, 20 एंड दैट इज 38 रुपीज़. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कंप्लीट डिजाइन ऑफ द वॉल इज 3800 रुपीज़. दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है हियर PQ. पहले तो मैं लिख देती हूँ, द नामकरण संस्कार बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन हियर, द P line, the side PQ is parallel to SR. SP, this is SP is perpendicular to SQ. अगर ये perpendicular है तो 90 डिग्री वाला एंगल हम बना देते हैं. The next information is given to me is the length of PQ is 60 centimeter. It is mandatory to draw arrows, otherwise we will confuse किसकी लेंथ, ये लेंथ किसकी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की है. If I give a name to this point that is T, तो फिर confusion हो सकती है that this 60 is the length of PT और PQ, इसलिए फिर मैंने पूरी बना दी है लाइन कि इस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं. The next one is कि SR की लेंथ कितनी है. The length of SR is 36 centimeter and the length of QR is 25 centimeter. Okay, I have to find the area of the quadrilateral. मुझे इस complete quadrilateral का area find out करना है. There is no need to worry. I can separate this quadrilateral into 2 parts. एक तो ये हमारे पास parallelogram हो गया, because this is the parallelogram नहीं, this is a rectangle. Why? Because one angle is 90 degree और ये दोनों अगर आपस में parallel हैं, then this angle is also of 90 degree. तो अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, तो फिर ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड दिस इज़ अ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल भी कौन सा, राइट ट्राइंगल, बिकॉज ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं और इससे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा. अगर ना भी हो, दिस इज़ द एल्टीट्यूड, हमें क्लियर नज़र आ रहा है. ठीक है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल कन्फर्म है कि होगा. सो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर PQRS. इसका हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट. फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PTRS, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा है, RTQ. देन वी विल एड दीज 2 एरियाज, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर PQRS. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट.
पहले हम लिख दें कि हम जो निकालने वाले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वो इन दोनों का सम है, या हम पहले निकाल लें? इट डिपेंड्स ऑन आवर विश। पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन आई विल ऐड देम। आप ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होने वाला है, फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विश। सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले मुझे तो लेंथ भी चाहिए ना। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगल तो फिर मुझे ये वाली लेंथ भी चाहिए। तो अगर मुझे लेंथ चाहिए तो फिर मैं कहाँ पर जाऊँगी? मुझे ये वाली, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ या इस वाले रेक्टेंगल की बात करूँ, इस वाले रेक्टेंगल की बात करूँ तो मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए? मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ना मेरे पास बेस है, ना मेरे पास हाइट है, ना मेरे पास ब्रेथ है, तो देयर इज़ नो मतलब पॉसिबिलिटी कि मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्टली मैं लेंथ निकालती हूँ पीटी की। पीटी की लेंथ कितनी होने वाली है? एस आर के एज एस आर इज पैरेलल टू पी टी, ये इसके पैरेलल है, एंड एस पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ये दोनों की दोनों लेंथ इक्वल होने वाली है। या हम ये बोल सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू पी टी, और एस आर की लेंथ कितनी है? 36 सेंटीमीटर। तो पी टी की लेंथ भी कितनी होने वाली है? 36 सेंटीमीटर। पी टी लिख दिया मैंने, यस, पी टी की लेंथ 36 सेंटीमीटर होने वाली है। तो पी क्यू की लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ पी क्यू है 60, पी टी की लेंथ है 36, तो टी क्यू की हम निकाल सकते हैं। टी क्यू की लेंथ क्या होने वाली है? कंप्लीट लेंथ पी क्यू। जब मैं पी क्यू में से पी टी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास टी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ 60 सेंटीमीटर, पी टी की लेंथ 36, देन व्हाट इज द आंसर? 24 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आ चुकी है कि ये वाली जो लेंथ है ये तो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास लेंथ आ चुकी है, या मैं कह दूं इस ट्रायंगल का बेस आ चुका है, मुझे एल्टीट्यूड भी तो चाहिए ना। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द एल्टीट्यूड। अब मैं बात करूंगी इस राइट एंगल की। इन राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगी, कौन से वाले? आर टी क्यू। इसमें मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, मेरे पास बेस गिवन है, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ। तो क्या होगा फॉर्मूला? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं, क्यों हम क्लैश कर रहे हैं इसे, माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 25। एक लाइन और बढ़ानी है तो बढ़ा दो कि हमारा हाइपोटेन्यूज तो है आर क्यू और बेस है हमारा टी क्यू और परपेंडिकुलर है हमारा आर टी, ठीक है। अब आर क्यू की वैल्यू मुझे पता है, टी क्यू की वैल्यू मुझे पता है, आर टी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने बस आगे पीछे लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? दैट इज 625। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 24? दैट इज परहैप्स 576। नहीं पता तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है तो पहले हम लिखेंगे 2 स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज 04, क्योंकि मुझे 2 डिजिट लिखनी होती है। देन लिखेंगे 4 स्क्वायर, दैट इज 16। फिर लिखेंगे 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड 8 टाइम्स 2 इज 16। तो वो एक क्रॉस एक जगह ब्लैंक छोड़ के हम अगला लिखते हैं, दैट इज 6 7। लिखा, मैंने बोला था ना 576, जस्ट हमें कंफर्म करना था। So what is the difference of 625 and 76? That is 9 and that is 4। बस इतना ही है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा काम है, आपको अपनी नोटबुक पे नहीं लिखना है। तो आई गॉट आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर स्क्वायर है वो तो हमें हटाना है ना। सो हाउ आई एम गोइंग टू हटाइंग इट, आई विल टेक द स्क्वायर रूट। तो taking square root both sides, square root of 49, very easy, that is 7. So the length of RT, it means the perpendicular length is 7.
क्या है ये, सेंटीमीटर, बिकॉज ऊपर भी सेंटीमीटर में था तो नीचे भी मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया, तो मेरे पास सब कुछ आ चुका है। अगर मैंने बोला दैट दिस इज 7 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ब्रेथ भी आ चुकी है और मेरे पास परपेंडिकुलर या आई कैन से हाइट या एल्टीट्यूड भी आ चुका है, तो मैं दोनों एरियाज फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन से वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल PTRS। वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारी लेंथ क्या है PT, आप SR लिख लीजिए। ब्रेथ क्या है RT। SR की लेंथ कितनी है 36, RT की लेंथ कितनी है 7, अभी हमने बिल्कुल फ्रेश निकाली है। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 36 एंड 7, दैट इज 7 टाइम्स 6 इज 42, 21 एंड 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, RTQ। तो वो क्या होता है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड, या फिर मैं हाइट बोल लूँ। बेस क्या है हमारा TQ, हाइट क्या है हमारी RT। बेस है TQ, हाइट है RT। तो बेस क्या है 24, हाइट क्या है 7, कुछ कैंसिल आउट होता है तो करो, 12 टाइम्स 7 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास आ चुका है, इस रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है, इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, तो मुझे कंप्लीट एरिया निकालना है। सो आई कैन ऐड देम, देन आई विल फाइंड द कंप्लीट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर PQRS। सो द थर्ड पॉइंट इज, क्या है थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ quadrilateral PQRS is equal to area of PTRS plus area of RTQ। तो दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 252, दैट इज 84, तो दोनों को ऐड करूँगी, आई विल गेट 6 and 3 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। कैसे फाइंड आउट किया, पहले मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, देन आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, देन आई ऐड देम, देन आई गेट। लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी। लेंथ मेरे पास थी बिकॉज ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है, तो ये रेक्टेंगल की शेप में हो गया, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने वाली हैं। तो ये 36 है तो ये भी 36 आ गया, तो टोटल 60 था, तो 60 में से मैंने 36 माइनस किया, देन आई गॉट 24 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास बेस भी आ गया, मेरे पास ये लेंथ तो थी ही थी। अब मुझे चाहिए इसकी ब्रेथ, और इस ट्राइंगल के केस में इसका एल्टीट्यूड चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, क्योंकि अभी बोला ना हमने ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा ना। सो राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने बात की, मैंने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट किया, देन आई गॉट द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, तो उसका स्क्वायर रूट किया, देन आई गॉट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सब कुछ आ गया, ब्रेथ भी आ गया और एल्टीट्यूड भी आ गया। देन आई यूज दीज टू थिंग्स in the formula of area, and then I will find the area of rectangle as well as area of the right angle triangle। फिर मैंने बाद में इन दोनों को ऐड किया, then I got the result। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज अ सर्कुलर पॉन्ड। एक सर्कुलर पॉन्ड है हमारे पास, एंड अ फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री, मतलब इसकी बाउंड्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा क्यूटू सा फुटपाथ बनाया गया है, जिसकी अपनी कोई खास विथ नहीं है। ठीक है, सिर्फ चलने का रास्ता है, मतलब कोई खास विथ नहीं है, जिसकी हम विथ को मेज़र मतलब नेग्लिजिबल ही समझ लेते हैं। अ मैन वॉक्स अराउंड इट, एक मैन है जो इसके इर्द गिर्द वॉक कर रहा है। एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक बार करता है। कीपिंग क्लोज टू द एज, बिल्कुल जो हमारा पॉन्ड है ना उसकी एज के पास जा रहा है। इफ़ दिस स्टेप
इफ़ हिज स्टेप इज़ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो उसका एक कदम है ना दैट इज़ 44 सेंटीमीटर, मतलब एक स्टेप के अंदर वो 44 सेंटीमीटर का एरिया कवर की लेंथ कवर कर लेता है। एंड ही टेक्स, एरिया नहीं लेंथ, एंड ही टेक्स एग्जैक्टली 600 स्टेप्स टू गो अराउंड द पोंड, और वो पोंड के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, और उसको सिर्फ एक ही चक्कर लगाना है, एक राउंड लगाने के लिए 600 स्टेप्स उठा रहा है। ठीक है, तो फिर एक स्टेप है उसका 44 सेंटीमीटर का, उसने स्टेप्स लिए कितने, 600 स्टेप्स, उसने लिए 600 स्टेप, और उसका जो एक स्टेप है दैट इज़ ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, तो उसने कितना लेंथ कवर किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द लेंथ कवर्ड बाय द, क्या लिखेंगे हम, द लेंथ, जो लेंथ उसने कवर की है, कवर्ड बाय द मैन, कितनी होगी वो, उसने, उसका जो एक स्टेप है वो 44 सेंटीमीटर का है, उसने 600 स्टेप्स लिए, तो उसने कितनी लेंथ कवर की, 600 स्टेप्स लिए, एक स्टेप में 44 सेंटीमीटर है, तो कितनी लेंथ कवर कर ली उसने, 6 टाइम 4 इज़ 24 एंड दैट इज़ 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी उसने लेंथ कवर की है। तो ये जो लेंथ है उसने कौन सी लेंथ कवर की है, जो इसकी पोंड की बाउंड्री पे है, और जो हमारी पोंड, जो हमारा पोंड है वो कौन सी शेप में है, वो एक सर्कल की शेप में है। तो सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो क्या होता है, हमारा सर्कमफ्रेंस। तो हमारा सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पोंड, सर्कुलर पोंड का सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, इतना ही जो मेरे पास गिवन है, जो लेंथ है जो उसने कवर की है, क्योंकि उस पर्सन ने, उस मैन ने, क्या क्वेश्चन था, देयर इज अ सर्कुलर पोंड, एक सर्कुलर पोंड है एंड फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री, बिल्कुल इसकी बाउंड्री के साथ एक फुटपाथ बनाया गया है। अ मैन वॉक्स अराउंड इट, मैन उसके अराउंड वॉक करता है, एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक बार, कीपिंग क्लोज टू द एज, बिल्कुल एज के पास। इफ ए स्टेप इज 44 सेंटीमीटर, एक जो उसने स्टेप चला उसकी लेंथ, एक स्टेप में उसने 44 सेंटीमीटर कवर की, और उसने 600 स्टेप्स लगाए हैं, या 600 स्टेप्स में वो पूरा का पूरा पॉन्ड कवर किया है, तो उसने कितनी लेंथ कवर की है, 600 मल्टीप्लाई बाय 44 यानी 26,400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है हमारी सर्कुलर की, सर्कल की जो बाउंड्री होती है दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस मैंने लिख दिया, बट आई नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2πr, तो इसको इक्वेट कर दो 2πr के बराबर। आई नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, और रेडियस की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब रेडियस जिसको मुझे जानना है, पहचानना है, उसे हम अकेला छोड़ देंगे, और जिसको सब जानते हैं उनको बोलेंगे, उसको वो बोलेगा कि आपको तो सब जानते हैं, प्लीज़ आप दूसरी पार्टी में चले जाइए ना, दूसरी साइड चले जाइए, ये भी यहीं पर है। ठीक है, तो 22/7 जब उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आप अलग से ले लीजिए, 7 डिवाइड में है उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा। तो 22 टाइम्स 1, 22 टाइम्स 2 इज़ 44, 0 0, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 6 टाइम्स 7 इज़ 4200 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस था, हमने निकाला है रेडियस, तो मेरे पास रेडियस आ चुकी है दैट इज़ 4200 सेंटीमीटर। अच्छा लगता है मैं ऐसे बोले 4200 सेंटीमीटर, जब इसे मैं मीटर में चेंज कर सकती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ ना। आई नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करके देखना, देन आई गॉट 1, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 बाय, या फिर मैं बोलूँ 100th मीटर के, तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर की जगह पे, 1 सेंटीमीटर की जगह पे मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, 1/100
मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन आई गॉट 42 मीटर। तो रेडियस मेरे पास आ चुकी है, जो हमारा सर्कुलर पॉन्ड है वो कितनी आ चुकी है, 42 मीटर्स। तो मेरे पास क्वेश्चन था कि मेरे पास एक सर्कुलर पॉन्ड है, उसके बिल्कुल बाउंड्री पे मैंने एक फुटपाथ बनाया है, एक मैन उसके अराउंड एक चक्कर लगा रहा है, एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक बार, कीपिंग क्लोज टू द एज, बिल्कुल एज के पास, मतलब जो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है वो हमने ख़त्म ही कर दिया कि वो बिल्कुल एज पे चल रहा है, यानी पॉन्ड की जो बाउंड्री है ना बिल्कुल वहाँ पे चल रहा है वो। मतलब अगर पाथ इतना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, बिल्कुल इसकी एज पे चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम बिल्कुल बाउंड्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसका जो एक स्टेप है वो 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया उससे, 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से उसने 600 स्टेप्स लिए हैं, तो एक स्टेप में अगर 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 600 स्टेप में कितने करेगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 44 यानी 26,400 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास बाउंड्री ऑफ द पॉन्ड। लेकिन बाउंड्री ऑफ द पॉन्ड जिसके बारे में हम जिस पॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल। और सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो तो हमें पता है कि वो सर्कमफ्रेंस होती है। तो मैंने लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड इतना है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है तो लिखो, दैट इज़ 2πr। सो पाई की वैल्यू आई नो दैट इज़ 22/7। रेडियस मुझे नहीं पता है। जिस चीज़ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है उसे एकांत दो, उसे टाइम दो अपने आप को जानने का, पहचानने का। जिसको सब जानते हैं, जो अपने आप को पहचान चुके हैं, जिनकी वैल्यूज़ का उनको पता है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़ आप दूसरी साइड जाइए। तो यहाँ पर 22/7 था, इधर गया तो रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पर 2 था, इधर गया तो रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 बन गया। इसको सॉल्व किया, देन आई गॉट 4200 सेंटीमीटर। लेकिन इतना लंबा लिखते हुए अच्छा नहीं लगता, सो आई कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दोनों साइड मैंने 100 से डिवाइड किया, देन आई गॉट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100th मीटर। तो मैंने 1/100th से मल्टीप्लाई कर दी, देन आई गॉट 42 meters. That is the required answer of question number 6, which is the radius of the pond. So it is the question number 7. From a square metal sheet, एक square metal sheet है मेरे पास जिसकी साइड कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर। A circular sheet is cut off. एक circular sheet, इस square metal sheet में से एक circular sheet मैंने काटी है। मैंने सबसे बड़ा साइज क्यों बनाया, बिकॉज इसने बोला था आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट। तो मैं चाहती तो छोटी सी सर्कुलर शेप भी काट सकती थी, लेकिन इसने मुझसे पूछा है कि आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट। जो सबसे बड़ी सर्कुलर शीट कर सकती है उसकी रेडियस मुझे बतानी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। मुझे क्या निकालना है, जो रिमेनिंग शीट मतलब ये वाला एरिया, ये वाली शीट, मतलब जो सर्कुलर शीट काटने के बाद जो एरिया मेरे पास बच गया है रिमेनिंग शीट का, वो भी मुझे फाइंड आउट करना है। सो आई हैव टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज ऑलवेज, जो मैं करती आ रही हूँ कि पाथ में भी जो हमें एरिया निकालना होता था वही ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। पहले मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगी, देन आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट जो मैंने कट ऑफ की है। फिर उसके बाद मैं दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। और अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो फिर मेरे को आई नीड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब मैं सर्कुलर शीट की बात कर रही हूँ, इसने मुझे बोला था मैक्सिमम रेडियस। तो जो हमारी रेडियस, जो हमारा डायमीटर है वो क्या है, ये है ना हमारा डायमीटर। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। ये है ना हमारा डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, और साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है, 28। तो हमारा डायमीटर भी हो गया 28। अगर मेरे पास डायमीटर है, सो आई कैन ईजिली फाइंड द रेडियस। रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, ओके। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ साइड ऑफ द
स्क्वायर मेटल शीट। स्क्वायर मेटल शीट की साइड कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेटल शीट क्या क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ साइड, और आई कैन सी स्क्वायर ऑफ द साइड। स्क्वायर ही लिख दो, द स्क्वायर ऑफ 28, क्योंकि स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला वी नो ना, कैसे निकालते हैं। फर्स्टली आई हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ 2, एक डिजिट है इसलिए मैंने 0 लगा दी। द स्क्वायर ऑफ 8, दैट इज 64, एंड देन आई हैव टू डू द प्रोडक्ट। 8 times 2 is 16 and 16 times 2 is 32, एक जगह खाली छोड़ी, 32, देन आई गॉट 784। ठीक है, अगर मुझे इस ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाए ना, आई कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज आई हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो कैसे निकालेंगे? रेडियस चाहिए मुझे, उसके लिए मेरे पास क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर है? साइड ऑफ स्क्वायर के, और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 28 सेंटीमीटर। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल टू 28। तो जिसको जानना है, पहचानना है, वो अपने नेबर से रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ गो टू अनदर साइड। 2 इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। देन आई गॉट 14 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द, यहीं पर लिख दो, रेडियस ऑफ सर्कल और ब्रैकेट में आर। ठीक है, तो रेडियस मेरे पास आ चुकी है, सो आई कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज अ फॉर्मूला। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू अब भी हमने निकाली, दैट इज 14। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो, 7 times 2 is 14, 14 times 2 is 28, और अब मुझे प्रोडक्ट करना है 28 और 22 को। तो 28 times 2 is 56, दोबारा से लिख दो 56। देन आई गॉट 6, 1 and 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है? एरिया है। नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो वो कैसे निकालेंगे हम? व्हेन आई सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो यही बचा कुचा ही आएगा ना हमारे पास। बचा कुचा ही तो हमें चाहिए। आई हैव टू फाइंड, या तो आप इसके अंदर भी ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट्स बना दीजिए। दिस इज पार्ट 1, this is part 2, and this is part 3. Area of remaining sheet क्या होगा? Area of square minus area of सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाला मैंने? अब भी निकाला, दैट इज 784, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 600। यहाँ पे सेंटीमीटर को भी लेना था, 16। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, दैट इज 8, दैट इज 6, एंड दैट इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में मेरे पास स्क्वायर मेटल गिवन था, जिसमें से मुझे एक सर्कुलर शीट कट करनी थी लार्जेस्ट रेडियस की। तो मैंने लार्जेस्ट, जितना बड़ा सर्कल बन सकता था उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। तो मैंने पाया कि इसका जो डायमीटर है वो इसकी साइड के इक्वल है। तो इससे इसका डायमीटर मुझे पता चल गया, दैट इज़ 28। डायमीटर से मैंने रेडियस निकाला, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसकी सर्कल की रेडियस है तो मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ, मैंने निकाल दिया। मेरे पास स्क्वायर की साइड है तो मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ, मैंने निकाल दिया। तो मैंने स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन आई गॉट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ये वाला बचा कुचा शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए, मतलब जो हमारा राइट एंगल है वो ए पे बन रहा है। AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC जो साइड है उसके ऊपर मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज AD। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मुझे एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो पहले जो मेरे पास निकालने के लिए मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहले मैं उसे सॉल्व कर लूँ।
आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेस ऑफ ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. ए बी सी, दैट इज 5 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना है? 12 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय altitude. Correct? The value of base is 5, the value of altitude is 12. 12 times 6 is 12, 2 times 6 is 12, and 6 times 5 is 30 centimeter. तो एरिया मेरे पास आ चुका है. Okay, so now I have to find the length of AD. AD की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. एरिया में निकाल चुकी हूँ. तो अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, देन आई गॉट अ ट्राइंगल. मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया है जिसका बेस क्या है? CB, और जिसका एल्टीट्यूड क्या है? AD. अगर मुझे इन दोनों की लेंथ पता चल जाए तो मैं एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ. लेकिन एरिया की वैल्यू तो मेरे पास है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर. यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है. तो एरिया मेरे पास है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मेरे पास इन दोनों में से एक भी चीज़ आ जाए, या तो मेरे पास बेस आ जाए, एल्टीट्यूड तो मुझे निकालना ही है. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे बेस निकालना है. अगर मैं बेस और एल्टीट्यूड यानी AD लिखकर इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट करूँ, देन आई गॉट द एरिया. और एरिया की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं उसे इक्वेट करके एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो अब मेरा मोटिव है कि इस बेस को फाइंड आउट करना, यानी BC को फाइंड आउट करना. तो मैं BC को कैसे फाइंड आउट करूँगी? अगर मैं इस ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात करूँ, तो BC इज़ द हाइपोटेन्यूज. ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल की बात? बेस AB है. तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो फिर क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं बाद में लिख दूंगी. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ बेस प्लस AC स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. कैसे हुआ ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये लिख दिया. तो AB की वैल्यू मुझे पता है, द वैल्यू ऑफ AB इज़ 5, द वैल्यू ऑफ AC इज़ 12. ये नहीं मेरे पास गिवन है. और BC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, BC स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो. द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, द स्क्वायर ऑफ 12 इज़ 144 विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आई गेट 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगी, देन आई गॉट B. ये जो है 169 किसका स्क्वायर होता है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13, है ना. तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 13. यानी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ चुका है? 13 सेंटीमीटर. इसका मतलब अगर मैं ट्राइंगल, उस वाले ट्राइंगल की बात करूं जिसका BC बेस है, तो उस केस में मेरे पास बेस है, एल्टीट्यूड की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की जिसका बेस तो है BC और जिसका एल्टीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हुज, जिसका बेस कितना है? हमारा BC, एंड एल्टीट्यूड जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है? AD. ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो हमारा एरिया क्या होगा? क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? हाफ ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यही होता है ना. और एरिया तो एक बार चलो छोड़ो, पहले मैं लिख देती हूँ. हमारा बेस क्या है? BC, यही है ना हमारा बेस इस वाले ट्राइंगल में, BC. और एल्टीट्यूड क्या है हमारा? AD. अब जो वैल्यूज़ मुझे पता है वो मैं पुट कर देती हूँ. यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था कि इसी वाले ट्राइंगल का एरिया, चाहे मैं AB को बेस मानूँ चाहे मैं BC को बेस मानूँ, एरिया तो चेंज नहीं होने वाला ना, स्पेस तो वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा. तो इसी ट्राइंगल का एरिया भी मैंने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 30. तो एरिया तो आ गया हमारा 30 विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC की वैल्यू भी अभी मैंने फाइंड आउट की थी 13 सेंटीमीटर. वो मैंने क्या निकाला था? इसका हाइपोटेन्यूज ही हमारी लेंथ थी BC की, वो आ गया 13. AD की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसे सॉल्व करेंगे. जिसको फाइंड आउट करना है उसे यहीं पर छोड़ देते हैं.
30 यहीं पर है, 2 यहाँ पर डिवीज़न में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, 13 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीज़न में। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिवाइडेड बाय 30। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 टाइम्स 4 इज़ 52, 8 इज़ रिमाइंडर 80, यानी 13 टाइम्स 6 इज़ 78, कुछ इतना ही आएगा। तो ये आ गया सेंटीमीटर में, बिकॉज ऊपर हमें सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ए डी की लेंथ ही हमें निकालनी थी, यही हमारा क्वेश्चन था, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो मैंने ए डी की लेंथ निकाल ली, ये रही हमारी ए डी की लेंथ, दैट इज़ 4.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी था, राइट एंगल ट्राइंगल था। राइट एंगल किस पर बन रहा था, ए पर बन रहा था, हमने बना दिया। ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना था हमें बी सी पर, वो हमने कर दिया। ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ मेरे पास गिवन थी। मुझे इसका एरिया निकालना था। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, मैं मल्टीप्लाई करूँगी हाफ को, या मैं प्रोडक्ट करूँगी, हाफ करूँगी प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट का, बेस और उसके एल्टीट्यूड की। मैंने कर दिया, हाफ कर दिया बेस और एल्टीट्यूड की प्रोडक्ट का, तो मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि मुझे लेंथ निकालनी है ए डी की। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा रिवॉल्व कर दिया, फिर मैंने देखा अब मुझे ए डी की लेंथ निकालनी है। मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका बेस है बी सी और जिसका एल्टीट्यूड है ए डी। एरिया मुझे इसका ऑलरेडी पता है और मुझे एरिया निकालने का फॉर्मूला भी पता है। इस केस में क्या होगा, हाफ करेंगे किसकी प्रोडक्ट का, इसके बेस और इसके एल्टीट्यूड की प्रोडक्ट का। तो मैंने वही कर दिया, क्या किया मैंने, हाफ किया इसके बेस क्या है इसका BC और इसका एल्टीट्यूड क्या है AD। तो इन दोनों की प्रोडक्ट का मैंने हाफ कर दिया। AC की वैल्यू मुझे पता है, AC की वैल्यू कितनी है 13। मैंने अभी फाइंड आउट की थी, कैसे फाइंड आउट की थी, जब मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर गई थी। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने स्क्वायर किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, स्क्वायर किया परपेंडिकुलर का, स्क्वायर किया बेस का, तो फिर मेरे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज आ गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारा BC था, तो मैंने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस BC की वैल्यू को मैंने यहाँ पर यूज़ किया एज अ बेस। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ AD विच इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल दिस AD। ठीक है, दैट्स ऑल।